So now we will discuss the second element, that is persons of unsound mind under the incapacity to contract. यानी हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से पर्सन्स जो हैं वो केपेबल नहीं है। तो हमने माइंडर को डिस्कस कर लिया। अब हम पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड को डिस्कस करेंगे कि कौन से पर्सन्स हैं जो अनसाउंड माइंड के कहलाते हैं। सो it is one of the essential condition for competency of parties to a contract is that they should be of sound mind. So ये बहुत बड़ा essential है कि जो भी persons contract कर रहे हैं वो sound mind के होने चाहिए। यानी section 12 lays down a test of soundness of mind. It reads as follows. अब सेक्शन 12 के अंदर साउंडनेस ऑफ माइंड की डेफिनेशन दे रखी है कि कौन से पर्सन जो हैं वो पर्सन्स ऑफ साउंड माइंड माने जाएंगे। दैट इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 12। तो इसके अलावा जो भी पर्सन होंगे वो हम अनसाउंड माइंड के मानेंगे। सो ये कहता है सेक्शन 12, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. अब इसको समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। See, ये कह रहा है a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract. कॉन्ट्रैक्ट बनाने के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पर्पस को अगर हम देखते हैं उस हिसाब से एक पर्सन साउंड माइंड का तब कहा जाएगा इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, यानी जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ पा रहा है, एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, और उसके बाद वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ के उसका इस कॉन्ट्रैक्ट का उसके इंटरेस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो इस बात को समझ पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट करते समय, तब वो पर्सन क्या कहलाएगा? देन दैट पर्सन विल बी नोन एज पर्सन ऑफ साउंड माइंड। आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट करते समय कोई भी पर्सन साउंड माइंड का तब कहलाएगा जब उसको समझने की कैपेबिलिटी रखता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने की, उस कॉन्ट्रैक्ट का उसके इंटरेस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको ये चीज भी समझ आ रही है, और उसके बाद वो उस हिसाब से रेशनल डिसीजन मेकिंग कर रहा है। रेशनल डिसीजन मेकिंग का मतलब समझदारी से डिसीजन ले रहा है। देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज, या वो समझदारी से डिसीजन लेने की पावर रखता है, मेंटल पावर रखता है, तो वो पर्सन साउंड माइंड का है। देन आगे लिखता है अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, यानी वो जनरली तो अनसाउंड माइंड का रहता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो पागल ही रहता है, बट कभी कभी साउंड माइंड का भी हो जाता है, समझदार भी हो जाता है। देन दैट पर्सन मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, उस केस में वो पर्सन तभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का है। सेकंड, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, वो जनरली तो समझदार ही रहता है लेकिन कभी कभी पगला जाता है, बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट when he is of unsound mind। तो जब वो, यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब भी पर्सन अनसाउंड माइंड का होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। यानी ऐसे जो एग्रीमेंट्स होंगे वो वॉइड एब इनिशियो होंगे अनसाउंड माइंड के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं कि जो साउंडनेस ऑफ माइंड है, साउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन टू फैक्ट्स, दो फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। पहला, his capacity to understand the contract of the business concerned, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को, कंडीशंस को अच्छे से समझ पा रहा है, उसमें वो अंडरस्टैंडिंग है। सेकंड, his ability to form a rational judgment, अब वो कॉन्ट्रैक्ट को तो समझ पा रहा है, एक पार्ट हो गया, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ के उसके ऊपर रेशनल डिसीजन मेकिंग दे रहा है, और उसको पता है कि उसके इम्पैक्ट उसके इंटरेस्ट पे किस तरह से पड़ेंगे। उस केस में, इन दोनों ही केसेस में वो पर्सन क्या है? साउंड माइंड का पर्सन है। सो इफ अ पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ बोथ, लेकिन उसमें दोनों ही चीजें नहीं है, ही सफर्स फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी उसमें ये दोनों चीजें नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो अनसाउंड माइंड का है।
Whether a party to a contract is of sound mind or not is a question of fact and to be decided by court. अब कैसे डिसाइड किया जाएगा कि वो पर्सन साउंड माइंड का है या नहीं है? ये मैटर ऑफ फैक्ट है और इसे डिसाइड, इसका डिसीजन अल्टीमेटली कोर्ट लेगी। अब हम बात करते हैं कि कौन से पर्सन्स हैं जिनको हमारे कानून ने अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में डाला हुआ है। तो 3 तरह के पर्सन मेनली निकल के आते हैं। फर्स्ट हो गया ल्यूनाटिक, सेकंड इज इडियट्स एंड थर्ड इज ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। अब ल्यूनाटिक कौन है, इसको डिस्कस करते हैं। A lunatic is a person who is mentally deranged due to some mental strain or some personal experience। यानी एक ल्यूनाटिक वो पर्सन है जिसकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो डिरेंज हो गई है किसी पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से, यानी उसको इतना टॉर्चर किया गया था पास्ट में कि उसके अंदर वो डर बैठ गया है और वो पागलों जैसी हरकत करने लगा है। उसकी मेंटल कैपेसिटी खत्म हो गई है, उसके कुछ मेंटल स्ट्रेन की वजह से, कुछ स्ट्रेस की वजह से या कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से उसकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो खो गई है। He suffers from intermittent intervals of sanity and insanity। यानी अब कभी तो वो उसको हम कहते हैं जैसे पागलपन के दौरे पड़ना, कभी तो वो इंटरवल्स में सैनिटी और इंसैनिटी हो रही है, कभी वो ठीक हो जाता है, कभी वो इंसेन हो जाता है। तो उस केस में he can enter into contract during the person when he is of sound mind। उस केस में वो सिर्फ और सिर्फ तभी किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है जब वो सेन माइंड का हो, इनसेन ना हो, यानी जब वो साउंड माइंड का हो। तो ल्यूनाटिक्स में बेसिकली हम देखते हैं कि उसको इंटरवल्स में सेनिटी और इंसेनिटी आ रही है, यानी वो कंप्लीटली उसके मेंटल पावर कोई नहीं है। देन सेकंड आता है इडियट्स। अब इडियट्स ऐसा नहीं है कि हम इन जनरल किसी को भी बोलते हैं ए इडियट। इडियट का मतलब लॉ के अंदर होता है जिसकी मेंटल पावर हमेशा के लिए खत्म हो गई हो। यानी an idiot is a person who has completely lost his mental power। He does not exhibit understanding of even ordinary matters। यानी नॉर्मल जो थिंग्स है उसको वो भी समझ नहीं आ रही है। Idiocy is permanent whereas lunacy denotes periodical insanity with lucid intervals। यानी यहाँ पे अगर हम देखें जो idiocy है वो परमानेंट है, यानी परमानेंट ही वो पर्सन अनसाउंड माइंड का हो गया, जबकि ल्यूनाटिक में हमने देखा था कि उसको इंटरवल्स आ रहे हैं, कभी वो ठीक है, कभी वो साउंड माइंड का है और कभी वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, जब उसको दौरे पड़ रहे होते हैं वो पागलपन वाले, या जब उसको वो चीज याद आती है उस केस में। Then an agreement of an idiot like that of minor is void। यानी ऐसे पर्सन के साथ भी अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो वो बिगिनिंग से क्या होंगे, वॉइड होंगे, इडियट्स के साथ किए गए। जबकि ल्यूनाटिक के केस में जब वो साउंड माइंड का है तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। देन थर्ड इज ड्रंकर्ड और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। नाम से पता चल रहा है जिस पर्सन ने एल्कोहल ले रखा है या कुछ ड्रग्स ले रखे हैं, उस समय टेम्पररी उसकी मेंटल पावर जो है वो खत्म हो जाती है, उसको नहीं पता चल रहा कि वो कर क्या रहा है, वो तो पैग पे पैग लगाया जा रहा है। उसके साथ तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उस समय साइन करवा लो, कोई भी फेक पेपर्स पे, कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करा लो, वो इमोशनल होके साइन भी कर देगा। लेकिन उस केस में उसकी मेंटल पावर नहीं थी। यानी लॉ यहाँ पे भी ये कह रहा है कि जब भी कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है या उसने ड्रग्स ले रखे हैं या वो उसने अल्कोहल ले रखा है, किसी भी वे में वो इंटॉक्सिकेटेड है, यानी कि इस केस में वो अनसाउंड माइंड है और जब तक उसका नशा नहीं उतरेगा तब तक वो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं ल्यूनाटिक जैसी इसकी हालत हो गई कि जब तक नशा रहेगा तब तक अनसाउंड माइंड का है, फिर उससे वापस से वो अगले दिन सुबह नॉर्मल हो जाएगा। अब बात आती है एग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू बाय पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड आर वॉइड। वो बिगिनिंग से ही वॉइड होते हैं, लेकिन इसमें हमें ये देखना होगा इन केस ऑफ ल्यूनाटिक एंड इन केस ऑफ ड्रंकर्ड पर्सन जब भी वो साउंड माइंड के हैं तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी सारे केसेस में अनसाउंड माइंड के जो भी लोग हैं वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते।
तो ये तो बात हो गई सेकंड पर्सन, दैट इज पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, इसको हमने डिस्कस किया। अब थर्ड हम ले लेते हैं दैट पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको हमने पढ़ा था। इसको हम अदर पर्सन्स की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि इनके रूल्स अलग अलग हैं सबके। वो अदर पर्सन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला हम लेते हैं एलियन एनिमीज। अब ये दोनों ये जो वर्ड है वो बहुत नया है हमारे लिए। एलियन ऐसा नहीं है कि हम एलियंस, वो वाले एलियन जो दूसरे प्लैनेट से आए हुए हैं, वो तो ऑब्वियसली एलियन होते हैं, लेकिन लॉ के अंदर एलियन इंसान ही है, वो कोई यूएफओ नहीं है। अब एलियन एनिमी कौन है? दो टर्म्स है, एलियन फ्रेंड होता है एक होता है एलियन एनिमी। सो एन एलियन, अब पहले डिस्कस करते हैं एलियन है कौन। एन एलियन is a person who is not a subject of the Republic of India। यानी एलियन पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब कोई फॉरेनर है, ठीक है, यानी हम किसी दूसरे कंट्री के पर्सन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। He may be an alien friend or an alien enemy। अब वो एलियन फ्रेंड भी हो सकता है, एलियन एनिमी भी हो सकता है। अब contract with an alien friend are valid subject to some restrictions। कुछ थोड़ी बहुत restriction के साथ अगर आप alien friend के साथ कोई contract कर रहे हैं, वो contract पूरी तरह से valid होंगे, ठीक है। लेकिन बात आती है alien enemy के साथ अगर contract हम करते हैं तो वो सबसे पहली बात वो void ab initio होंगे और इसके भी कुछ अलग रूल्स हैं। पर पहले मीनिंग देख लेते हैं, who is an alien friend and who is an alien enemy। एलियन फ्रेंड वो पर्सन है जिसकी कंट्री के साथ रिपब्लिक ऑफ इंडिया पीस की स्टेज में है, फ्रेंडशिप की स्टेज में है, जिसके साथ कोई वॉर नहीं चल रहा हमारा, ठीक है, वो तो हो गया एलियन फ्रेंड। एलियन एनिमी कौन हो गया? एलियन एनिमी वो पर्सन है जिस हु स्टेट इज एट वॉर विद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिसकी कंट्री के साथ रिपब्लिक ऑफ इंडिया का क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है। तो ड्यूरिंग वॉर उस कंट्री का पर्सन, हर इंसान हमारे लिए क्या है? एलियन एनिमी है। और एलियन एनिमी के साथ किए गए एग्रीमेंट्स वॉइड अब इनिशियो है, बिगिनिंग से वॉइड होते हैं। अब इसके अंदर भी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द वॉर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिफोर द वॉर। अगर हम किसी एलियन एनिमी के साथ वॉर होने से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब वॉर है ही नहीं, मान लो इंडिया चाइना का कोई वॉर नहीं चल रहा राइट नाउ, तो जो चाइनीज है वो हमारे लिए एलियन फ्रेंड के जैसे काम करेंगे, ऑल्दो हम उसको फ्रेंड कंसीडर कर रहे हैं या हमारी गवर्नमेंट कर रही है नहीं कर रही, लेकिन इन द आइज ऑफ लॉ जब तक वॉर नहीं चल रहा तब तक वो हम फ्रेंड मानेंगे उसको। लेकिन अगर वॉर चल रहा है तो वो हमारा एनिमी बन जाएगा, उस कंट्री का हर पर्सन। तो अगर हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉर होने से पहले कर लिया है उस एलियन के साथ, तब क्या होगा? मतलब वॉर हुआ नहीं, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो गया? वॉर छिड़ गया। तो बिफोर वॉर है तब तो वो वैलिड है, लेकिन वॉर छिड़ गया उसके बाद वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो बिगिनिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब तो वो वैलिड था, बट ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, अब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई, दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर छिड़ गया, आप कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या बन गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिफोर द वॉर और ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर है कि वॉर चल रहा है उस समय आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो तो वैलिड है ही नहीं, वो वॉइड एग्रीमेंट है। ड्यूरिंग द वॉर, बिफोर द वॉर है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट करती हुई थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, दो हेडिंग्स में इसके एलियन एनिमी के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मेड ड्यूरिंग द वॉर और बिफोर द वॉर। वॉर से पहले कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ड्यूरिंग द वॉर अगर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो नहीं सकती और वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के दौरान उस कंट्री का हर पर्सन, सॉरी वॉर के दौरान उस कंट्री का हर पर्सन आपके लिए एलियन एनिमी है और आपकी कंट्री अलाउ ही नहीं करेगी आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, तो वो एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं होगा। सो ये तो बात होगी एलियन एनिमीज की।
सेकंड हम देखते हैं अदर पर्सन्स में फॉरेन डिप्लोमेटिक स्टाफ और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फॉरेन एम्बेसीज। अब हर कंट्री में हर दूसरी कंट्री की एम्बेसीज होती है, उनके डिप्लोमेटिक स्टाफ काम कर रहे होते हैं। इंडिया के अंदर भी अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसीज है, तो उनमें जो भी पर्सन्स काम करते हैं, उनके जो भी एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट का क्या रूल है। तो रूल ये है कि वो लोग हमारे साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, हम भी उनके साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है और हमें उनको केस करना है उन पर्सन्स के ऊपर, तो हमें पहले इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए। वो लोग हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर उन पे केस करना है, उन डिप्लोमेटिक स्टाफ पे, तो हमें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ये इसका रूल हो गया। देन नेक्स्ट बात आती है कॉरपोरेशंस की। सो कॉरपोरेशंस यानी हम जिसमें कंपनीज की बात करते हैं, तो कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पर्संस और अदर कंपनीज एज वेल। अब कॉरपोरेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन है जिस विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग अ लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स से अलग इसकी खुद की एक एग्जिस्टेंस होती है। So it may come into existence by a special act of legislature or by registration under the Companies Act 1956, या फिर अब हम बात करते हैं 2013 की। As regard a statutory corporation, a corporation governing यानी जो भी इसकी स्टैट्यूटरी बॉडी है कॉरपोरेशन की, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते दूसरे लोगों के साथ, दूसरी कॉरपोरेशंस के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम। वो लैंड भी बाय कर सकती है अपने नाम से, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। अब बात आती है कि जैसे हमने पर्सन्स की कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी को डिस्कस किया कि ही शुड बी मेजर, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, वैसे ही कंपनीज की कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, तो उसको हम डिटेल में यहाँ पे नहीं लेंगे। द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और द मेमोरेंडम ऑफ इट्स एसोसिएट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। यानी इन दोनों ही चीजों में, एमओए में और कंपनीज एक्ट के अंदर, इनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी को मेंशन किया गया है कि ये किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, क्या इनके रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, क्या क्या लिमिटेशंस है, वो सारी बातें उसमें लिखी हुई है। So we will say the contractual capacity of the company is regulated by memorandum of association and the Companies Act. देन नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंट्स। अब इंसॉल्वेंट कौन है? जब भी कोई पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसने जो उससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं, उनका क्या रूल रहेगा। सो व्हेनेवर अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड और एडजस्टेड इंसॉल्वेंट, his property vests in the official receiver और official assignee। जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके ऑफिशियल रिसीवर को के पास चली जाती है। अब वो जो ऑफिशियल रिसीवर विच इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, वो उस इंसॉल्वेंट पर्सन के बिहाफ पे उसके जितने भी ड्यूज हैं वो क्लियर करता है। मान लेते हैं कि उसने इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होने से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अब उसको कुछ अमाउंट देना था, तो उसकी अब जितनी भी प्रॉपर्टी बच जाती है, उसमें वो रेशियो के हिसाब से हर पर्सन को उसका हिस्सा चुका दिया जाता है। लेकिन इंसॉल्वेंट होने के बाद वो कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। अगर पहले के बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको तो वो ऑफिशियल रिसीवर उसके ड्यूज क्लियर करता जाएगा। देन नेक्स्ट है, लास्ट डिस्कस करते हैं अदर पर्सन में, दैट इज कॉन्विक्ट्स। अब कॉन्विक्ट कौन है? अ कॉन्विक्ट व्हेन अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब भी उस कॉन्विक्ट को जेल की सजा उसकी जब चल रही है, उस केस में ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। ही कैन however enter into or sue on a contract if he is lawfully at large under a license called ticket of leave। अगर उसके पास एक लाइसेंस मिला हुआ है, दैट इज नोन एज टिकट ऑफ लीव, उस केस में, यानी एक स्पेशल केस हो गया, उस केस में वो स्यू भी कर सकता है अपने नाम से किसी पर्सन को, और वो कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकता है। बाकी केसेस में कोई भी कॉन्विक्ट जब उसकी इम्प्रिजनमेंट चल रही है,
तब वो कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो ये सारे हमने डिस्कस किए कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन पर्सन्स को जो जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं माने गए, क्योंकि जो केपेबल है उनके बारे में क्या डिस्कस करना है, पर जो कोई केपेबल नहीं है उनके रूल्स थोड़े से जाके चेंज हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं हर जगह पे। तो हमने माइनर पर्सन को डिस्कस किया, हमने पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड को डिस्कस किया, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड द अदर पर्सन्स एज वेल। अंडर माइनर पर्सन हमने देखा कि दो तरह के केसेस हमने लिए, एक नॉर्मल केसेस जिसमें 18 ईयर्स की एज में जाके वो मेजर बनता है, और स्पेशल केस में वो 21 ईयर की एज में जाके मेजर बनेगा। देन हमने अनसाउंड माइंड की बात की कि कौन से पर्सन है जो अनसाउंड माइंड के हैं, तो वी हैव डिस्कस्ड द 3 पर्सन, दैट इज ल्यूनाटिक, इडियट एंड ड्रंकर्ड। ल्यूनाटिक कौन है, जिसको इंटरवल्स में सेनेटी और इंसेनिटी हो रही है, और इडियट कौन है, जो परमानेंटली जिसकी मेंटल पावर खत्म हो चुकी है। ड्रंकर्ड अगेन सेम एज ल्यूनाटिक पर्सन। देन हमने लास्ट लिए अदर पर्सन, जिसमें हमने वी हैव डिस्कस द एलियन एनिमीज, देन वी हैव सीन द कॉर्पोरेशंस, द फॉरेन डिप्लोमेटिक स्टाफ, then convicts and the insolvents. So this was all about this chapter of capacity to contract. Thank you for watching the video.